Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन ही वो एनर्जी है जो हमें आपके लिए ये उपयोगी सामग्री लाने में मदद करती है। अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने और हमें समर्थन देने के लिए पेड मेंबरशिप में शामिल होने पर विचार करें। तो आज हम अर्थशास्त्र के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। एक बाजार में कीमत आखिर तय कैसे होती है? क्यों टमाटर के दाम एक हफ्ते में आसमान छूते हैं और अगले हफ्ते गिर जाते हैं? इसका जवाब छिपा है एक आदर्श दुनिया के कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतिस्पर्धा। आज हम एनसीईआरटी के इसी अध्याय को खोलकर समझेंगे और देखेंगे कि ये आदर्श विचार यूपीएससी के लिए हमारी अवास्तविक दुनिया को समझने में कैसे मदद करता है। हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा, तो यह सुनने में एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन लगती है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? ये हमारे आसपास के बाजारों से अलग कैसे है? ये एक बेहतरीन शुरुआती सवाल है, क्योंकि ये शब्द असल में एक बहुत ही खास तरह के बाजार की संरचना को बताता है। मतलब एक ऐसा सैद्धांतिक मॉडल जिसकी आप कह सकते हैं 4 मुख्य शर्तें हैं। पहली और सबसे जरूरी शर्त है बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता। इतने ज्यादा कि बाजार में कोई भी अकेला खिलाड़ी, चाहे वो खरीदार हो या विक्रेता, कीमत पर असर नहीं डाल सकता। वे सब कीमत स्वीकारकर्ता होते हैं, कीमत निर्धारक नहीं। अच्छा, मतलब जैसे किसी बड़ी अनाज मंडी में हजारों किसान अपना गेहूं लेकर आते हैं। कोई एक किसान ये तय नहीं कर सकता कि वो बाजार भाव से दुगने दाम पर बेचेगा, क्योंकि खरीदार के पास हजारों दूसरे विकल्प मौजूद हैं। बिल्कुल। और यहीं से दूसरी शर्त निकलती है, सजातीय उत्पाद, होमोजीनियस प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि सभी विक्रेता हूबहू एक जैसा सामान बेच रहे हैं। फर्म ए का गेहूं फर्म बी के गेहूं से किसी भी तरह अलग नहीं है। ना कोई ब्रांड, ना क्वालिटी, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन क्या असलियत में ऐसा होता है? मतलब क्या 2 किसानों के गेहूं की क्वालिटी एकदम एक जैसी हो सकती है? कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत फर्क होगा ही। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। असल दुनिया में लगभग कुछ भी पूरी तरह से सजाती नहीं होता। इसीलिए ये एक आदर्श मॉडल है, एक बेंचमार्क। लेकिन कुछ चीजें इसके बहुत करीब आती हैं, जैसे कृषि उत्पाद या मान लीजिए स्टॉक मार्केट में किसी एक कंपनी के शेयर। तीसरी शर्त है प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। मतलब अगर किसी को लगता है कि गेहूं उगाने में फायदा है तो वो आसानी से खेती शुरू कर सकता है, और अगर उसे घाटा हो रहा है तो वो बिना किसी बड़ी रुकावट के बाजार छोड़ सकता है। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर क्या ये सच में इतना स्वतंत्र है? मेरा मतलब है, एक छोटा सा ठेला लगाने के लिए भी कुछ पूंजी, शायद कोई लाइसेंस, ये सब तो लगता ही है। क्या ये छोटी छोटी बाधाएं इस आदर्श मॉडल को तुरंत ही थोड़ा अवास्तविक नहीं बना देती? बहुत अच्छा मुद्दा है, और यही वजह है कि हम इसे एक सैद्धांतिक आधार कहते हैं। वास्तविक दुनिया में हमेशा कुछ घर्षण या फ्रिक्शंस होते हैं, लेकिन ये मॉडल हमें ये समझने में मदद करता है कि अगर ये बाधाएं न हों तो बाजार कैसे काम करेगा। और चौथी और आखिरी शर्त है पूर्ण जानकारी, परफेक्ट इंफॉर्मेशन। खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को पता है कि किस क्वालिटी का माल किस दाम पर मिल रहा है। कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये एक ऐसा पारदर्शी, खुली प्रतिस्पर्धा वाला बाजार है जहां कोई दादागिरी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प सवाल उठता है, अगर कोई फर्म अपनी कीमत खुद तय नहीं कर सकती, उसे बाजार का दिया भाव मानना ही पड़ेगा, तो फिर वो अपना मुनाफा कैसे बढ़ाएगी? कोई बिजनेस बिना मुनाफे के तो नहीं चल सकता। यही इस पूरे अध्याय का सार है। जब आपके हाथ से कीमत तय करने की शक्ति छीन ली जाती है तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज बचती है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, और वो है उत्पादन की मात्रा, क्वांटिटी। फर्म का सारा ध्यान इसी बात पर होता है कि कितना उत्पादन किया जाए ताकि उसका लाभ अधिकतम हो। तो ये फैसला कैसे होता है? क्या वे बस अंदाजा लगाते हैं या इसका कोई वैज्ञानिक तरीका है? इसका एक बहुत ही सुंदर और तार्किक नियम है। अर्थशास्त्र कहता है कि एक फर्म तब तक उत्पादन करती रहेगी जब तक एक और अतिरिक्त इकाई बनाने की लागत, जिसे हम
सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, राइट? हाँ बिल्कुल, सीमांत लागत, जब तक वो उस इकाई को बेचने से मिलने वाली कीमत यानी प्राइस के बराबर ना हो जाए। तो जो गोल्डन रूल है वो है P=MC। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब है। मतलब फर्म सिर्फ अगली एक यूनिट बनाने की लागत को देख रही है, अपनी कुल औसत लागत को नहीं। ये तो बहुत जोखिम भरा लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे स्ट्रीट फूड वेंडर्स से लेकर बड़ी बड़ी कृषि कंपनियां सब इसी एक मूल सिद्धांत पर चल रही हैं? एक तरह से हाँ, और यही इस विचार की खूबसूरती है। ये वो छोटा सा फैसला है जो बड़े बड़े बाजार के नतीजों को आकार देता है। फर्म लगातार खुद से पूछती है, क्या यह एक और समोसा बनाना फायदेमंद है? जिस पल उस एक समोसे को बनाने की लागत उसे बेचने से मिलने वाली कीमत से ज्यादा हो जाती है, वो रुक जाती है। अच्छा। और ठीक इसी तर्क को सरकारें कृषि सब्सिडीज जैसी नीतियों से प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। हाँ, इसका यूपीएससी से लिंकेज तो होगा ही। बिल्कुल। 2013 के जीएस पेपर 3 में कृषि सब्सिडी पर सीधा सवाल था। जब सरकार सब्सिडी देती है तो वो असल में किसान के लिए सीमांत लागत को कृत्रिम रूप से कम कर देती है। इससे P=MC का संतुलन एक ऊंचे उत्पादन स्तर पर बनता है और किसान ज्यादा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होता है। यही वो विश्लेषण है जो यूपीएससी एक मेंस के उत्तर में देखना चाहता है। वाह, तो ये महज एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक व्यवहार है जिसे प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन इस P=MC के अलावा और भी शर्तें थी, है ना? एक शर्त ये भी थी कि फर्म को कम से कम अपनी परिवर्ती लागत मतलब वेरिएबल कॉस्ट्स तो निकालनी ही होगी। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, इसे उत्पादन बंद करने का बिंदु या शटडाउन पॉइंट कहते हैं। इसे एक मौसमी जूस की दुकान वाले के उदाहरण से समझते हैं। गर्मियों में जूस की कीमत अच्छी मिलती है, लेकिन सर्दियों में लोग इतना कम दाम देने को तैयार होते हैं कि वो कीमत शायद एक ग्लास जूस बनाने के लिए लगने वाले फल और चीनी की लागत को भी पूरा न कर पाए, जो उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हुई। एग्जैक्टली, एवीसी। अब दुकानदार को दुकान का किराया तो देना ही है, जो एक स्थायी लागत है। ऐसे में उसके लिए बेहतर है कि वो अस्थायी रूप से दुकान बंद कर दे और सिर्फ किराए का नुकसान उठाएं, बजाय इसके कि वो दुकान खोले और किराए के साथ साथ हर बिकने वाले गिलास पर भी नुकसान उठाए। इसलिए अल्पकाल में शर्त है P=AVC। तो हमने एक फर्म के दिमाग में चलने वाले हिसाब किताब का एक खाका तैयार कर लिया है। वो P=MC के नियम पर चलेगी बशर्ते कीमत उसके शटडाउन पॉइंट से ऊपर हो। क्या इसका मतलब ये है कि हम किसी भी कीमत पर यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि एक फर्म बाजार में कितना सामान बेचेगी? हाँ, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। यही विचार हमें फर्म के पूर्ति वक्र या सप्लाई कर्व तक ले जाता है। पूर्ति वक्र और कुछ नहीं बल्कि एक ग्राफ है जो दिखाता है कि अलग अलग कीमतों पर एक फर्म कितना माल बेचने को तैयार है। और ये बनता कैसे है? यह वक्र सीधे सीधे उसके सीमांत लागत वक्र से ही निकलता है। अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र उसके सीमांत लागत वक्र का वह हिस्सा है जो औसत परिवर्ती लागत के न्यूनतम बिंदु से ऊपर होता है। अच्छा, तो ये सब जुड़ा हुआ है। फर्म का मुनाफा बढ़ाने का फैसला ये तय करता है कि वो कितनी पूर्ति करेगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक किसान या एक फर्म की कहानी हुई। वो हजारों दूसरे किसानों के साथ मंडी में खड़ा है जो सब अपने अपने P=MC के हिसाब से फैसले ले रहे हैं। जब हम इन सबके फैसलों को एक साथ रखते हैं तो क्या होता है? निश्चित रूप से जब हम इन सभी व्यक्तिगत फर्मों के पूर्ति निर्णयों को जोड़ते हैं तो हमें बाजार पूर्ति वक्र यानी मार्केट सप्लाई कर्व मिलता है। इसको समझने का आसान तरीका है, आप बस ये देखिए कि 10 रुपए किलो के भाव पर बाजार में हर किसान कितना गेहूं बेचने को तैयार है और उन सबको जोड़ दीजिए। बस वही उस कीमत पर बाजार की कुल पूर्ति है। हर कीमत के लिए ऐसा करने पर आपको पूरे बाजार का पूर्ति वक्र मिल जाता है। और क्या कोई बाहरी कारक है जो इस पूरे बाजार की पूर्ति को एक साथ ऊपर या नीचे कर सकते हैं? हाँ, मुख्य रूप से 2 बड़े कारक हैं। पहला है तकनीकी प्रगति, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। सोचिए, ट्रैक्टर का कोई नया ज्यादा कुशल मॉडल आ गया या कोई बेहतर बीज आ गया जिससे लागत कम हो गई। अब किसान उसी कीमत पर ज्यादा उत्पादन कर सकता है। इससे पूरा पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। मतलब हर कीमत पर ज्यादा पूर्ति। सही। और दूसरा है आगत कीमतें यानी इनपुट प्राइसेस, जैसे डीजल या खाद का महंगा होना। बिल्कुल, अगर डीजल, खाद या मजदूरी महंगी हो जाती है तो हर इकाई को बनाने की सीमांत लागत बढ़ जाती है। अब फर्में उसी कीमत पर पहले से कम पूर्ति करेंगी। इससे पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा। और हाँ, बाजार में कितनी फर्में हैं इससे भी तो फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये तीसरा महत्वपूर्ण कारक है।
चूंकि नई फर्में आसानी से आ सकती हैं और पुरानी जा सकती हैं, अगर बाजार में मुनाफा बढ़ता है तो नई फर्में आएंगी और कुल पूर्ति बढ़ जाएगी, वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक है, तो अगर प्याज की कीमत आसमान छूती है तो क्या किसान रातों रात ज्यादा प्याज उगाकर बाजार में ला सकते हैं? मेरा मतलब है कीमत में बदलाव के प्रति ये पूर्ति कितनी संवेदनशील या उत्तरदायी होती है? ये एक शानदार सवाल है और ये हमें हमारे अंतिम मुख्य विचार पर लाता है। पूर्ति की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये बस एक माप है कि कीमत में 1% बदलाव आने पर पूर्ति की मात्रा में कितने प्रतिशत बदलाव आता है। अगर कीमत बढ़ने पर पूर्ति बहुत तेजी से बढ़ती है तो हम कहते हैं कि पूर्ति लोचदार है, इलास्टिक, और अगर बहुत धीरे धीरे बढ़ती है तो बेलोचदार है, इनइलास्टिक। और प्याज के मामले में ये बेलोचदार होगी, कम से कम अल्पकाल में तो, क्योंकि फसल उगाने में समय लगता है, आप बटन दबाकर उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल सही। कृषि उत्पादों की पूर्ति अक्सर अल्पकाल में बेलोचदार होती है। लेकिन अगर हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें तो उसकी पूर्ति बहुत लोचदार हो सकती है। वे मांग बढ़ने पर बस अपने सॉफ्टवेयर की और प्रतियां बेच सकते हैं। यह अवधारणा मेंस के उत्तरों के लिए बहुत शक्तिशाली है। 2015 में GS3 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर एक प्रश्न था। अच्छा। हाँ, आप अपने उत्तर में तर्क दे सकते हैं कि कैसे बेहतर बुनियादी ढांचा, आसान श्रम कानून और तकनीक तक पहुंच जैसी पहलें हमारे विनिर्माण क्षेत्र की पूर्ति को अधिक लोचदार बनाने का प्रयास है। मतलब इसका लक्ष्य यह है कि अगर वैश्विक मांग बढ़े तो भारतीय कंपनियां उस मौके का फायदा उठाने के लिए तेजी से अपना उत्पादन बढ़ा सकें, ना कि अफसरशाही या खराब इंफ्रास्ट्रक्चर में फंसी रह जाएं। लेकिन ये तो आदर्श स्थिति हुई है ना। असलियत में एक नई फैक्ट्री लगाने में सालों लग जाते हैं। ये लोच वास्तविक धीमी गति से चलने वाली दुनिया में कैसे काम करती है? आपका सवाल अल्पकाल और दीर्घकाल के बीच के अंतर को उजागर करता है। अल्पकाल में एक फैक्ट्री अपनी क्षमता नहीं बढ़ा सकती, इसलिए पूर्ति बेलोचदार हो सकती है। लेकिन दीर्घकाल में वह एक नई फैक्ट्री लगा सकती है, नई मशीनें खरीद सकती है और तब उसकी पूर्ति ज्यादा लोचदार हो जाएगी। मेक इन इंडिया जैसी नीतियां इसी दीर्घकालीन लोच को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं। तो आज हमने एक आदर्श बाजार, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की मशीनरी को खोला। हमने देखा कि कैसे कीमत को दिया हुआ मानकर फर्में P = MC के सरल नियम पर अपना लाभ अधिकतम करती हैं। इसी नियम से उनका पूर्ति वक्र बनता है और उन सभी को जोड़कर पूरे बाजार का पूर्ति वक्र तैयार होता है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इस आदर्श मॉडल का अध्ययन किया ताकि हम वास्तविक दुनिया की अपूर्णताओं को बेहतर ढंग से समझ सकें। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या होता है जब बाजार में कुछ ही बड़ी फर्में हों, जिसे ओलिगोपोली कहते हैं, या जब हर कोई थोड़ा अलग उत्पाद बेच रहा हो, जैसा कि स्मार्टफोन या कारों के बाजार में होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये मॉडल उन सभी जटिल बाजारों को समझने का एक आधार, एक शुरुआती बिंदु बनता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई एक गहरी और उपयोगी चर्चा थी। और हमारे श्रोताओं से एक बार फिर अनुरोध है, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो सिंप्लीफाइड UPSC बाय PPP चैनल को सब्सक्राइब करके और पेड मेंबरशिप से जुड़कर हमारा समर्थन करें। हमारे सभी सदस्यों का एक बार फिर से धन्यवाद। आपके बिना यह संभव नहीं है। अगली बार तक सीखते रहें। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.